हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स। तो बेसिकली एक्यूरेसी किसे कहते हैं? एक्यूरेसी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो भी वैल्यू मेज़र करते हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, या फिर हम कह सकते हैं कितने करीब है। ठीक है, तो हाउ मच नियरर टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन इज व्हाट? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बेसिकली कि वो कम से कम कितनी दूरी को मेज़र कर सकता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन। ओके, अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है। मान लीजिए कोई हमने मेजरमेंट लिया लेंथ का और उसकी ट्रू वैल्यू है 6.789 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे हम दो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे। हमने पहले इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो हमें मिला 6.6 सेंटीमीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट थी वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि वो डेसिमल के 1 स्टेप तक मीन्स, अगर हम इसे और बारीक से देखें तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक ये वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकता है, उससे कम नहीं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू मिली 6.6 सेंटीमीटर। दूसरा हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमें वैल्यू मिली 6.25 सेंटीमीटर, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट वह मिनिमम डिस्टेंस जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट इसकी 0 पॉइंट मतलब 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा ये ठीक से मेज़र कर सकता है। तो ये इसकी क्या मिली? 6.25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो है 6.789, और दो सेटअप ने हमें जो वैल्यू दी है वो 6.6 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा अच्छा है? तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जो ये दूसरा वाला सेटअप है ये 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक करेक्ट मेज़र कर सकता है। इसका मतलब ये वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। अच्छा, इन दोनों की रीडिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा है 1 वाले की। एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो हमारी ट्रू रीडिंग के पास की है। देखा जाए 6.6 और ये क्या है? 6.7। इसका मतलब ये मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है, क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी कम है, ये सेकंड सेटअप की एक्यूरेसी कम है, लेकिन इसकी लीस्ट काउंट और भी कम है। लीस्ट काउंट और कम है, इसका मतलब ये और अच्छे से मेज़र कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी कम है तो हम कहेंगे प्रिसीजन ज़्यादा है। एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा है। लेस एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन। ये क्या है? मोर एक्यूरेसी लेस प्रिसीजन। तो हम कोई भी प्रिसीजन अधिक वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि इस कमी को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो रीडिंग के एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब बेसिकली ये एरर्स जो हैं वो होती क्यों हैं, तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल से समझिए, इसे हमें और अच्छा से समझ में आएगा। ये शूटिंग का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप फायरिंग रेंज पे हैं और शूटिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपने दो ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक है, एक शूटर था जिसने ये हिट किया एक गन से, दूसरा शूटर था उसने दूसरी गन से ये फायर किया। तो ये पहली गन है, ये दूसरी गन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए उसने 5 राउंड फायर किए, तो 5 राउंड ये अलग अलग लगे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 राउंड हो गए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ये है और इसके लगभग पास में इसका फायरिंग हुई है। मतलब ये जो पहला शूटर था या फिर हम कहें जो पहली गन थी, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये हमारी ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, मतलब टारगेट के ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज मतलब इनकी आपस में जो है वो आप देख सकते हैं कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्रिसीजन इसका कम है। तो ये क्या हुआ? मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेसी लेस प्रिसीजन। अब इस केस में अगर देखा जाए इन्होंने भी 5 राउंड फायर किया, लेकिन यहाँ पर देखिए देखने वाली बात यह है कि ये 5 के 5 राउंड एक ही जगह पे लगे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी दूरबीन और बैरल के बीच में कोई डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अगर पॉइंट करते हैं तो वो सारे राउंड यहाँ लगते हैं। तो इसके केस में अगर कहा जाएगा तो हम कहेंगे मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट। इसे हम क्या कहेंगे? मोर
प्रिसाइज, प्रिसीजन, लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से आप कौन सी गन को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स या फिर इस टॉपिक के आधार पर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एरर, तो कौन सी गन अच्छी है? ये मान लीजिए है गन 1 और ये है गन 2। तो आप बताइए आपको कौन सी गन चूज करने में अच्छा लगेगा। तो बेसिकली अच्छे से मतलब नहीं है हम यहाँ देखेंगे कि जिसका प्रिसीजन ज़्यादा है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका कैलिब्रेशन करेंगे, मतलब जो इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है और जो बैरल है उसका जो अलाइनमेंट है उसे ठीक कर देंगे। अगर मान लीजिए देखा जाए तो कुछ अलाइनमेंट इसमें कहाँ होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल हम इतना मूव करेंगे और वर्टिकल इतना मूव करेंगे, तो हमारे पास ये अगली बार मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन के साथ ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ये काम हमारा कौन करेंगे? कैलिब्रेशन वाले साइंटिस्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, इनके आधार पर मैंने आपको बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये एरर्स आखिर में होती क्यों हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि एरर्स तो हमें मिल रही हैं, है ना। तो एरर बेसिकली होती कितनी प्रकार की हैं। पहले तो हम देखेंगे कि एरर्स हमारी 2 तरीके की होती हैं। पहला हमारी एरर है वो है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी हमारी एरर है रैंडम एरर। अब हम इन्हें समझते हैं कि ये दोनों एरर्स हैं क्या। पहली चीज़, सिस्टमेटिक एरर भी 3 तरीके की होती हैं। तो पहले इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सिस्टमेटिक एरर्स वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले, बहुत गर्मी है, सॉरी। सिस्टमेटिक एरर्स 3 होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी होती हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होती हैं कि मान लीजिए हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं और उसकी साइड्स, पोर्स या किनारे जो हैं वो घिस गए हैं, तो उसमें कुछ लूजनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो रीडिंग सही नहीं मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बनते ही समय कोई अगर मान लीजिए दिक्कत आ गई है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, तो भी वो सही रीडिंग नहीं देगा। हो सकता है उसमें चोट लग गई हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट कभी कभी गिर जाते हैं या फिर उनमें कोई एडजस्टमेंट ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर होगी। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर हमारा प्रोसीजर, ये इसमें वो एरर्स आएंगी जिसमें हमारे प्रोसीजर में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ बच्चों का जो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्मपिट पे हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर को रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम थर्मामीटर रखते हैं तो हमें बॉडी की एक्चुअल टेम्परेचर नहीं मिलता है, एक्चुअल टेम्परेचर हमें मुंह में रख के ही मिलता है। लेकिन हम मुंह में रखने के लिए हम क्या करते हैं, वो रिस्की है, उसे बच्चा क्या है तोड़ सकता है या फिर मुंह में चोट लग सकती है। तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन एरर लेके चलते हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये मान के चलते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री या 1 डिग्री कम होगा, तो उस हिसाब से वो सोच के चलते, लेकिन ये प्रोसीजर के खिलाफ है ना। तो अगर प्रोसीजर इस तरीके का कोई गड़बड़ होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी एरर आएगी, वो दिखेगी वो एरर। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर है जिसमें कि हम गलत तरीके से रीडिंग को नोट करते हैं। मतलब मैं अगर रीडिंग कर रहा हूँ अलग तरीके से नोट करूँगा, दूसरा कोई नोट कर रहा है तो अलग तरीके से नोट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक सिंपल पैरेलैक्स एरर होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमारा स्केल है, ये 3, 4, मान लीजिए इसके बीच में यहाँ पर कोई पेंसिल है या फिर कोई नीडल है जिसे मुझे ऑब्जर्व करना है इस तरीके से, है ना। तो मैं थोड़ा इसे और इस तरीके से बना देता हूँ, ये है ना। तो अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूँगा बहुत दूर यहाँ से, मान लीजिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ऊपर, मैं कोई वोल्ट मीटर देख सकता हूँ, मैं एमीटर देख सकता हूँ,
या फिर कोई टेम्परेचर मेज़र कर रहा हूँ, थर्मामीटर देख सकता हूँ, ये कोई भी आप मीटर जो देख रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने एक साइड से देखा दूर हटकर, तो आप इस तरीके से देखेंगे, है ना, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो ये मिलेगी, ये, जबकि ये रीडिंग सही रीडिंग नहीं है। नीडल हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये बताया भी जाता है कि जब भी आप रीडिंग नोट कर रहे हैं तो जो भी नीडल है या जो मार्कर है उसके ऊपर से ही, मान लीजिए नीडल है तो हमें इसके ऊपर से ही ऑब्जर्वेशन करना है, ताकि हमें रीडिंग के जस्ट नीचे कहाँ पर है वही रीडिंग हमें नज़र आए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खेल खेल में, लापरवाही में, हाँ, खास करके स्टूडेंट्स, वो किनारे से देखेंगे या इधर से देखेंगे, तो जिस वजह से उनकी रीडिंग में कुछ एरर्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने इधर से रीडिंग देखी तो उसे 3.4 दिखाई देगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया तो फिर उसे 3.6 दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये पर्सनल एरर होती है। तो ये तीनों तरीके की एरर है। हालांकि ये तीनों ही जो एरर हैं वो अच्छी हैं। अच्छी क्यों है, आप कहेंगे एरर अच्छी है। एरर अच्छी इसलिए हैं क्योंकि इन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है। हम इन पे थोड़ा सा ध्यान देकर हम इन सारी एरर को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए सिस्टमेटिक एरर को हम जितने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जितना अच्छा सा प्रोसीजर होगा, उतना ही हमें अच्छी रीडिंग मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रैंडम एरर की तरफ। रैंडम एरर वो एरर होती हैं जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से आती है और जिसे हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए गर्मियों में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस पर गर्मी का इफ़ेक्ट होगा ही होगा, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सभी ने देखा होगा, सभी स्टूडेंट्स रेल पे सफ़र किया होगा। अगर रेलों की पटरी आपने ध्यान से देखी होगी तो देखा होगा गर्मियों में रेलों की पटरी के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और जाड़ों में जबकि विंटर सीज़न होता है तो उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन का थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो गर्मियों के समय जब जो रेल की जो पटरी है वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैप भर जाता है। इसका कहने का मतलब, अगर गर्मियों में आप रेल की पटरी की लेंथ को मेज़र करेंगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा मिलेगी, और जाड़ों में लेंथ को मेज़र करेंगे तो कम मिलेंगी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया, और उस टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेशर, अगर मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह पर जाकर किसी प्रेशर को मेज़र करते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे डिस्टर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, नीचे आप समुद्र तल पे जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो कोई ऐसी रीडिंग आप ले रहे हैं जो प्रेशर से रिलेटेड है तो वहाँ पर वो इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक ऐसे ही ह्यूमिडिटी है, फ्रिक्शन है, कई सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनमें थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, और इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते। तो हम ये चाहेंगे कि ये एरर हमें ना ही मिले तो अच्छा है। ठीक है, अब एरर की बात हो गई, तो एरर के बाद हम चलते हैं कि इसके कुछ और टॉपिक्स हैं, उन पर हम आगे की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए, तो अब एरर्स की जब हमने बात कर ली तो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम कौन कौन सी एरर पे बात करते हैं। तो मैथमेटिकली हम बात करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर पर। तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें तो ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? परफेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हम ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कई सारे जो रीडिंग्स हमने ली है उसका हम मीन निकाल लेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक है, ये लगभग ट्रू वैल्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए मीन वैल्यू ए है, हमने कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद मीन वैल्यू हमारी आई है ए एम। तो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, और हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो AN और अर्थमेटिक मीन के लिए हम सबका सम करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लगभग क्या कह सकते हैं? ट्रू वैल्यू। मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि सिग्मा आई की पावर आई 1 से लेके n तक AI डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक मीन हो गया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू हमें मिल गई जो कि क्या है? AM है।
तो इसके बाद हमें एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए A1 है ना, A1 हमारी एब्सोल्यूट एरर है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 हमने लिख दी, जो कि हमें कैसे मिलेगी, AM माइनस A1 है ना। हमने जो मीन वैल्यू ली है उसमें से हमने पहला वाला ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया, तो हमें डेल्टा A1 मिल जाएगी। मान लीजिए आपका जो मीन वैल्यू आई है फॉर एग्जांपल 6.4 है ना, 6.4 ऑब्जर्वेशन ये आपको मिला, और मीन वैल्यू आपने निकाली वो आई है 6.5 है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कितनी वैल्यू मिली, ये डेल्टा A1, ये हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो, ये किसी में भी हो सकता है ना। डेल्टा A2 इक्वस टू AM माइनस A2, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा A3 इक्वस टू AM माइनस A3। तो ऐसे हम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारी कितनी नंबर होंगे, n नंबर, ऑब्वियसली n ऑब्जर्वेशन लिए है तो n नंबर्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर होंगे। तो an इक्वस टू AM माइनस AN। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये मान लीजिए हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू। तो आपने कोई ऑब्जर्वेशन लिया जो कि आपको मिला 6.1, ये वैल्यू जो है A1 की वो 6.1 है। तो 6.1 हम क्या करेंगे, AM जो कि ट्रू वैल्यू है, इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ AM, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये हमें मिलेगा माइनस 0.1। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई वैल्यू मिली 6.2, जो कि A2 की वैल्यू होगी, ये A2 है। तो अब माइनस करेंगे तो वो किस में मिलेगा, प्लस में, वो मिलेगा प्लस में 4 में से 2 गए 0.2। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। एब्सोल्यूट एरर किसी में भी हो सकती है, कोई वो तो मेजरमेंट है, अगर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया तो पॉजिटिव में चला जाएगा, पीछे की तरफ आ गया तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेक्स्ट हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशंस का, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए था। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब हमें इन सब का मीन लेना है, तो मीन हम कैसे लेंगे, हमें इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई n कर देना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा AM, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे डेल्टा AM। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली एरर डेल्टा A1, हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, कहाँ तक ऑब्जर्वेशंस जाएंगे, डेल्टा AN तक, और अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि यहाँ पर n है। तो ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। सारी जो एरर्स हैं उनके सम को डिवाइड कर देंगे n से, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वस टू 1 to n मॉड डेल्टा AI ओवर n। इस तरीके से आपने एब्सोल्यूट एरर को दिखा दिया, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर को दिखा दिया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये प्लस में भी, मैंने बताया ना, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। हो सकता है सबका सम प्लस में आ जाए, हो सकता है सबका सम माइनस में आ जाए, लेकिन यहाँ पर हम जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो सबको प्लस में ही लेके चलेंगे और डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो वैल्यू है जिसमें डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं। AM जो हमारी रेंज होगी वो AM प्लस माइनस डेल्टा AM, मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस माइनस इतने की कमी या बढ़ी हो सकती है। अगर इसे और एलेबोरेट किया जाए तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो AM की वैल्यू है वो AM माइनस
डेल्टा ए एम से लेकर ये ए एम प्लस डेल्टा ए एम तक की वैल्यू होगी। मतलब वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, इतनी एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू हमारी 6.4 है और मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 है, तो इसकी जो वैल्यू है जब हम फाइनल रीडिंग लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 6.4 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब इसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी 6.3। मतलब एक बार हमने इसे माइनस कर दिया तो 6.3 आएगा से लेकर 6.5 तक। मतलब इसके बीच में कोई भी एक रीडिंग हो सकती है, इतनी एरर है हमारी कि इसके बीच में कोई रीडिंग होगी, बाकी की एरर है। तो इस तरीके से हम मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर बेसिकली रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो जो भी हमारी जो डेल्टा ए एम है उसे डिवाइड कर देंगे ए एम से। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, दोनों को डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डेल्टा ए है रिलेटिव एरर विच इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो आपको ये रिलेटिव एरर मिल जाएगी। और रिलेटिव एरर मिलने के बाद परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सारी एरर्स हो गई। अब इसके बाद 2-4 इसके न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए मैं न्यूमेरिकल को नोट कर देता हूं पहले। ये हमारा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, और इसमें ये कहा है कि हमारी ये 2 घड़ियां हैं, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से आपको रीडिंग दी हुई है कि हर दिन की अलग रीडिंग है। और एक जो ट्रू वैल्यू है, मतलब ट्रू क्लॉक है, वो 12 बजे दोपहर में, ओके, 12 o'clock नून में उसने ऑब्जर्वेशंस नोट किया दोनों घड़ियों का, उसको आधार में रख के। तो वो जो घड़ी है उसको आधार में रख के यहाँ पर 2 घड़ियों को सेट किया और दोनों में देखा और अलग अलग टाइम मेज़र किया और ये पूछा कि इन दोनों में से कौन सी घड़ी अच्छी है, आप कौन सी घड़ी को यूज़ करना चाहेंगे अगर आपको यूज़ करने को दी जाए। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो वेरिएशन पता करिए कि वेरिएशन हुआ कितने का है। मतलब इसकी लोएस्ट रीडिंग और मैक्सिमम रीडिंग में, मतलब मिनिमम रीडिंग और मैक्सिमम रीडिंग में कितना डिफरेंस है। फिर हम इसमें पता करेंगे कि मिनिमम रीडिंग और मैक्सिमम रीडिंग में कितना डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो सबसे कम रीडिंग है वो कौन सी है। पहचानो भाई, सबसे कम रीडिंग कौन सी है? सबसे कम 11, 59, 8, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम कौन सी है? 12, 1, 15, 12, 1, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। ठीक, ऐसे ही हम इसमें नोट कर लेंगे, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। जब हमें ये दोनों रीडिंग मिल जाएंगी, अब हम इस पर डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए डिफरेंस को फाइंड आउट करिए। इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है? 11:59। मतलब अगर 12 बजने में कितने मिनट कम है? 8:52। 12 बजने में 52 मिनट कम है। और यहाँ पर 12 बजने के बाद कितने मिनट ज़्यादा हो गए? 1 मिनट 50 सेकंड। मतलब ये 1 मिनट 60 और प्लस 50 110, 110। तो इसमें जो डिफरेंस आया वो 261, 162 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है हमारी पहली क्लॉक में। चलिए ये हमारी फर्स्ट क्लॉक की रीडिंग हो गई। अब सेकंड क्लॉक की बात करते हैं। सेकंड क्लॉक में 10, 14, 53। इसमें हमें नहीं पता कि 12 है, तो 12 से अगर मेज़र करना चाहो 12 से, लेकिन अगर आप इसका सेंटर पॉइंट देखें, मिनिमम रीडिंग कहाँ पर जा रही है? 10, 14 है ना, 14, 53 है। और मैक्सिमम कहाँ पर जा रही है? 10, 15। तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस पता कर लीजिए, है ना। तो 10, 15 में 7 मिनट इधर हो गए और 24 उधर हो गए। तो 7 और 24, 7 प्लस 24, तो ये कितने हो गए? 31 सेकेंड। इसका मतलब जो सेकंड वाली वॉच है इसमें वेरिएशन कितना है? 31 सेकंड का। और इसमें जो वेरिएशन है वो है 162 सेकंड का। अब आप बताइए कौन सी घड़ी बेस्ट है?
तो ऑब्वियसली ये एक्यूरेट ज़्यादा है, लेकिन प्रिसीजन इसका कम है ना। एक्यूरेट है, 12 बजे के आसपास का समय दे रही है, लेकिन इसका प्रिसीजन कम है। आप देखिए वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 162 सेकंड तक का है, लेकिन इसका वेरिएशन जो है केवल और केवल 31 सेकंड का है। इसका मतलब ये घड़ी इस घड़ी से बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम इसकी कमी को दूर कर दें। और ये वाली जो कमी है वो हम इजीली दूर कर सकते हैं, ये सिस्टमेटिक एरर है। तो इसे हम सेट कर सकते हैं, मतलब हम 10 की जगह क्या बजा देंगे, 12 बजा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो कोई भी इसमें वेरिएशन केवल कितने का मिलेगा, 31 सेकंड का। इसका मतलब हम इस वाली घड़ी को प्रीफर करेंगे, हमारे लिए ये जो सेकंड वॉच है वो अच्छी वॉच है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कहती है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, बेसिकली टाइम्स है, टाइम पीरियड है। तो हमें फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो आपको अभी तक कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो हम सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन वैल्यू फाइंड आउट करने में क्या करेंगे, टी एम मीन वैल्यू हमने लिख दिया, तो सबको ऐड करके T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। दीज आर ऑल सेकेंड्स। तो सेकेंड आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैंने स्पेस की कमी की वजह से नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो वैल्यू है वो आएगी, ये वैल्यू आएगी 2.62 सेकेंड। एक्चुअली तो ये आएगी ज़्यादा, 2.624 सेकेंड। लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे 2.62, केवल इतना ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे इतना क्यों लिखेंगे, इतना इसलिए लिखेंगे कि ये डिपेंड करता है कि पॉइंट के मतलब डेसिमल के कितने डिजिट तक हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड गिवन है। तो आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि पॉइंट के केवल 2 डिजिट तक, है ना, पॉइंट के 2 स्थानों तक आपको वैल्यू दी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 स्थानों की जगह ही वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जब यहाँ 5 से कम वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही हटा देते हैं, यहाँ 2 ही रहने देंगे। अगर ये 7 या 8 होती तो यहाँ पर ये हटाते समय यहाँ पर 3 कर देते। वो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते समय पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका जो मीन टाइम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा T1, जैसा कि हमने अभी थ्योरी में देखा था, तो डेल्टा T1 विल बी इक्वल टू Tm माइनस T1। इस एग्जाम्पल से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लॉक वाला भी अच्छा एग्जाम्पल था। तो Tm जो है वो है 2.62 माइनस T1 कितना है, T1 है 2.63, जो कि हमें मिलेगा 0.01, ये माइनस में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है डेल्टा T2 Tm माइनस T2। तो ये है 2.62 माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 2.56। तो 56 में से 62, 56, 4, 7, 4, 6 है ना, तो ये 6 मिलेगा 0.06, लेकिन ये प्लस का ही होगा, प्लस लिख ही देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है डेल्टा T3 इक्वल्स टू Tm माइनस T3 विच विल बी इक्वल टू 2.62 माइनस तीसरी रीडिंग है 2.42, ये भी प्लस का ही आएगा, 2 से 2 गया 0 और 6 में से 4 गया 2।
डेल्टा T4 इक्वल्स टू Tm माइनस T4 इक्वल्स 2.62 माइनस ये कितना बचेगा, T4 कितना है 2.71, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये वैल्यू पहले तो हमें मिलेगी माइनस में, और 62 है यहाँ 71 है, तो सिर्फ बचेगा 909। ओके, और डेल्टा T5 इक्वल्स टू Tm माइनस T4 2.62 माइनस 2.80 इक्वल्स टू, ये वैल्यू भी हमें माइनस में ही मिलेगी जो कि होगी 62, 78, 18 है ना, 0.18। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा हमें ये, इन्हें हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट हमारी एरर कितनी होंगी, 5 एब्सोल्यूट एरर होंगी। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछते अलग से, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में लेंगे, ऐड करेंगे, इसमें सब ऐड कर देंगे, ये सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि रिलेटिव एरर हमें निकालनी है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालते हैं। चलिए तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे हम रफ कर दे रहे हैं, रफ नहीं कर रहे हैं, इसे रफ कर दे रहे हैं, है ना, यहीं पर ही करेंगे। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी T1, T2, T3, T5। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगी, डेल्टा Tm वुड बी इक्वल टू, ये सब प्लस पे रहेगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है। मैं देखता हूँ कितनी है वैल्यू, ये आएगा 0.11, 0.11। तो इतने सेकंड, ये हमें क्या मिली है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने एरर्स को सम किया और उसे डिवाइड कर दिया, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब हम इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये 0.11 या फिर 0.11, ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, 0.11। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमें मिल रही है 0.11 सेकेंड। तो इस 1 का जो मतलब है, वो मतलब है कि सेकंड का 100वां हिस्सा, और इस सेकंड का, इस 1 का क्या मतलब है, सेकंड का 10वां हिस्सा। तो अगर देखिए सेकंड के 10वें हिस्से में ही जब एरर आ रही है, तो सेकंड के 100वें हिस्से को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके का अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है। तो हम यहाँ पर 0.01 मतलब इस वाले 1 को, जो पॉइंट के दूसरी डिजिट पे है, इसे हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नेगलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को, जो मीन वैल्यू है, इसे हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम अप्रॉक्सीमेशन क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख लेंगे ये। तो हम सेकंड के 100वें हिस्से तक नहीं जाएंगे, हम सेकंड के पहले हिस्से, 10वें हिस्से तक ही रहेंगे, क्योंकि जब 10वें हिस्से में ही हमें एरर मिल रही है, तो हम 100वें हिस्से को ऐड करके क्या करेंगे। तो इसलिए हमने उसे नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। तो हमारी जो मेन वैल्यू होगी, वो मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी, Tm टू प्लस माइनस डेल्टा Tm। चलिए इसे हम लिख के देख लेते हैं। तो हमारी जो एरर वाली रीडिंग होगी, वो हम Tm प्लस माइनस डेल्टा Tm। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 2.5 टू 2.7 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें जो है वैल्यू मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो
मिलेगा, टाइम पीरियड। बेसिकली ये रीडिंग जो है वो टाइम पीरियड की है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए मीन और क्या बताया था, मैं खुद ही भूल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, है ना। यही फॉर्मूला था हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी थी, 0.1 सेकेंड, और मीन वैल्यू जो है हमारी कितनी थी, 2.6। इसे आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.04। ओके, अब रिलेटिव एरर से ही आप परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज एरर, उसमें आप क्या करेंगे, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको ये मिल जाएगी 4%। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों को करने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, आगे भी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।